अभी तक इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया, आज का सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में हम बात करेंगे महिला सुधारों में आगे दूसरे और कौन कौन इसमें सुधारक हुए। अब तक दो सुधारकों की बात की, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा समाप्त करवाई 1829 में ब्रिटिश के साथ मिलकर, और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा, जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया कि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। और राजा राम मोहन राय जी ने भी इसी पर बात की कि कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में उल्लेख नहीं है, जैसा कि समाज में चलता आ रहा है। तो उसके हवाला देकर, हमारे प्राचीन ग्रंथों की बात को रखकर, तो वहां से प्रूफ इकट्ठे करके इन्होंने समाज तक, लोगों तक पहुंचाया। देखिए, कोई भी कानून तभी सक्सेस होता है जब लोगों के मन में भी उसके प्रति आदर भाव हो, कानून के प्रति। ठीक है, वैसे आप बहुत सी देखते हैं कानून बनते हैं, उनका विरोध भी हो रहा है। अभी हाल में जो कानून चल रहा है उस पर विरोध बहुत हो रहा है उसको लेकर। तो जब तक जनता उन कानूनों को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक वो अपने आप में कानून जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे उनकी भलाई के लिए कानून बनाए, लेकिन ये लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, पूरी जानकारी कि ये कानून किस लिए है, क्यों बनाया गया है। इसी तरह से इन्होंने जो कानून बनाए उसको लोग उसको स्वीकार करें पूरे मन से, इसीलिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया कि लोग, क्योंकि ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, धार्मिक ग्रंथों की बातों को समझते हैं, तो उसी में से ढूंढ कर उन्होंने वो बातें निकाली जो इनका विधवा विवाह के पक्ष में थी और सती प्रथा के विरोध में थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीर शेलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी, हमने बात की थी, प्रेसिडेंसी थी अलग अलग, मुंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में, यानी उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आप अपने चित्र में देख सकते हैं, फिगर 4 में आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, उसमें जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे, जो अभी तक पुरानी बातों को, जो रूढ़िवादी विचारों के में अपने आप को सम्मानित किए हुए थे, पूरी तरह से उसमें लिप्त थे, तो उन्होंने इन कानूनों का जमकर विरोध किया। लड़कियां स्कूल जाने लगी। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखिए, विद्यासागर जी का नाम ध्यान रखिए, कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य तक जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे, स्कूलों से डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। देखिए, ये उनको डर था कि लड़कियां जो हैं, जो जिन्हें आगे जाके भी घर का काम करना है, जो उनके मन में था, वो घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। यानी वो पढ़ेंगी तो फिर घर का काम नहीं करेंगी, तो घर का काम करेगा कौन। तो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था, पब्लिक प्लेसेस। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। बताइए, ये लोगों के मन में डर भी था और एक तरह का डर का छलावा भी था, जान करके डर प्रदर्शित करना, जान करके लोगों के मन में ये भरना कि लड़कियां पब्लिक प्लेसेस से गुजरेंगी तो भी बिगड़ जाएंगी। तो भैया, लड़के तो नहीं बिगड़ेंगे, है ना। लड़के लड़कियों में इतना डिफरेंस किया जा रहा था, और जिसकी वजह से लड़कियों को लगातार पढ़ने से रोका गया।
डर दिखाकर। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पति या पिता की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। जो प्राइमरी शिक्षा थी और जो महिलाएं पढ़ना चाहती थी वो भी कुलीन वर्ग की, जो अमीर घरानों की महिलाएं थी जो पढ़ना चाहती थी वो उनके पिता या पति की देखरेख में घर पर ही शिक्षा लेती थी। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीखा, जैसा कि 7th क्लास की पुस्तक में हमने देखा था राज सुंदरी देवी। वो एक कुलीन वर्ग से ही थे उनका परिवार, लेकिन पूरी तरह से उनके भी परिवार में महिलाओं की शिक्षा को जो देखने का नजरिया था वो बिल्कुल गलत था। ऐसे में उन्होंने रात को चोरी छिपे दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीख गया कि कोई घर का परिवार का भी व्यक्ति नहीं देख पाए कि मैं पढ़ रही हूँ। राज सुंदरी देवी 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले जी के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो ये परिवर्तन स्कूल को लेकर स्कूली शिक्षा को हुए। एक तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, फिर आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले जी द्वारा महाराष्ट्र में। इसके अलावा खुद महिलाएं भी आई, अभी हम बात करेंगे। अभी तो हम इन पुरुषों की बात कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सुधार के आगे आए। तो ये जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पीछे क्वेश्चन भी है कि लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या कारण बताए गए कि क्यों नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। तो इस पैराग्राफ में से आपका आंसर बन जाएगा एक्सरसाइज इस पैराग्राफ में से। नाउ उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी इस्लाम धर्म में भी इन्होंने कुरान शरीफ की आयतें जैसे हिंदू धर्म में श्लोक होते हैं, वैसे ही कुरान शरीफ की आयतें है ना, आयतों का हवाला देकर महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये मुमताज अली ने कहा। मुमताज अली इन 19वीं सदी आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। हाँ, मतलब पढ़े और घरेलू धर्म इनके बारे में वो ज्यादा रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करें। तो अब वो स्थिति थी कि जो कुछ महिलाएं पढ़ लिख गईं, जो कुछ महिलाएं कुलीन वर्ग से थी और उन्होंने अपने समाज में एक अच्छी ख्याति भी प्राप्त की थी, उन्होंने ही अब महिलाओं के बारे में लिखने लगी, महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ऐसी महिलाओं में से हम बात करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। भोपाल की बेगम जो वहां के नवाब ओके हम बात कर रहे थे बेटा कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये नाम आया है पहला नाम। इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन। अब जिन जिन महिलाओं का नाम आ रहा है उसको मैं नंबरिंग देता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने लड़कियों के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल खोले, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका भी बन गई। 1880 के डेकेड्स तक आते आते बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। जो महिलाएं पढ़ लिख गईं, उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में उपन्यास, कहानियां, लेख इनके बारे में उनके विषय में लिखना शुरू किया, जिससे और लोग पढ़ें उनके बारे में और उनकी स्थिति में सुधार आए। ऐसे ही पूना में ही घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई
ताराबाई शिंदे, ये एक और सेकंड नाम आया है, ताराबाई शिंदे। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना ये नाम से ही पता चल रहा है बुक की, देयर इज कंपैरिजन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक प्रकाश की, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। जो दोनों के बीच सामाजिक फर्क घर में भी किए जा रहे थे या समाज के द्वारा या धर्म के द्वारा हवाला देकर किए जा रहे थे, उनकी इन्होंने भरसक आलोचना की अपनी पुस्तक में। ताराबाई शिंदे नंबर 2। नंबर 3, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, इनका भी नाम प्रमुख श्रेणी में आता है महिला सुधार आंदोलन में। पंडित रमाबाई की हिंदू धर्म महिलाओं को दमन करता था कि मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी उन्होंने, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी, ठीक है। जो विधवा हो जाती थी उनको वहां पर पनाह दी गई। वहीं महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके, यानी हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया गया। टोकरी बनाना, कपड़े सिलना, इस तरह के कार्य, हस्तशिल्प के कार्य, बर्तन बनाना मिट्टी के, वो कार्य इनको वहां सिखाए गए विधवा जो उनके आश्रम थे, जिससे ये पंडित रमाबाई द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए उनको जाना जाता है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। भाई जो देख रहे थे कि महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, तो जो रूढ़िवादी खेमा था, जो पुराने विचारों वाला था, जो अपने महिलाओं को लेकर जिनके जो विचार थे कि वो कभी आगे ना बढ़े, इसके लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी के तौर तरीके अपना रही हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं। उनको ये लगने लगा और ये प्रचार करने लगे कि जो महिलाएं पढ़ रही हैं वो वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ये उन्होंने एक तर्क दिया इनके विरोधियों ने। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। देखिए चिंता क्या थी भाई, महिलाओं को जब चिंता नहीं तो आपको क्या चिंता, उनको समाज का ठेकेदार बने हुए हैं पुरुष, उनको समाज की पड़ी हुई है, और जो उसको लेकर वो महिलाओं को दबा रहे हैं अपनी लालच के कारण कि भाई ये पढ़ लिख गई, हमारे साथ काम करेंगी तो बाकी जो है घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा। ये जो उनके मन में धारणाएं थी रूढ़िवादियों के, ये उनकी चिंता को बढ़ा रही थी। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उनको अपनी खुद की परवाह थी कि भाई हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी, जिनमें हमने उपयुक्त 3 नाम पढ़े। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा पढ़ा है नाम बेटा? रुकैया सुखावत हुसैन, हाँ, और ताराबाई शिंदे जिन्होंने पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और रमाबाई, वेरी गुड, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। इन तीनों ने जो लिखा ये इन्हीं के प्रयास थे। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं के लिए, और उनको संगठित किया। 20वीं की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। राजनीतिक दबाव समूह, ये दबाव समूह क्या होते हैं? ये आपके 9th या 10th की बुक में आएगा, सिविक्स में, दबाव समूह। ये इसमें देखो बुक में दबाव समूह लिखा हुआ है, ये दबाव समूह है। प्रेशर, अब देखो कोई भी व्यक्ति यूनियन बनाते हैं, जैसे लेबर यूनियन होती है, रेलवे की यूनियन होती है, लोगों की अपनी यूनियंस होती हैं, और ये अब जैसे किसान यूनियन है ना, किसान यूनियन है ना, ये
दबाव बना रही है इस समय गवर्नमेंट के ऊपर कि जो आपका जो लॉ बना है उसको वापस लिया जाए। ये भी एक दबाव समूह का उदाहरण है। समझ जाए दबाव समूह क्या कहते हैं? वो अपने राजनीतिक रूप से दबाव बनाते हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने का प्रयास करते हैं सरकार से। इन्हें ऐसे दबाव समूह राजनीतिक दबाव समूह कहलाए जाते हैं। चाहे वो ट्रक यूनियन हो, आप देखते हो कई बार आता है कि ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल कर दी, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, टोल टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वालों ने हड़ताल कर दी है, ट्रक नहीं चल रहे हैं सड़कों पर, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है। इसके दबाव में आकर गवर्नमेंट कुछ और प्रयास करती है, नए चेंजेस लाती है, तो इसको राजनीतिक दबाव समूह है, वो भी एक तरह का, जो राजनीतिक में हस्तक्षेप कर परिवर्तन लाए। तो ऐसे ही दबाव समूह महिलाओं ने भी बनाए कि वो सरकार के ऊपर, वर्तमान सरकार के ऊपर जो समय थी तत्कालीन, उस सरकार के ऊपर प्रेशर डालकर अपने मतों के लिए आवाज उठाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनवाए, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करें। तो उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। इनकी मांगों का समर्थन खासतौर पर हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी और जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन में भी अब महिलाओं की को लेकर चर्चाएं होने लगी, उनकी स्थिति को लेकर बात होने लगी, जब बड़े बड़े नेता उस मंच पर महिलाओं के लिए भी आवाज उठाने लगे। तो राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेज राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही कि महिलाओं ने भी जो अपना भागीदारी निभाई स्वतंत्रता आंदोलन में, और आजादी के बाद जो प्रॉमिस उस समय के नेताओं ने जो वादे किए थे वो वाकई में निभाया। और हम जानते हैं जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब सीधे तौर पर सभी लोगों को 18 वर्ष तय कर दी गई। देखिए उस समय तो 21 वर्ष तय की गई थी, उस समय 21 वर्ष का जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, रंग, किसी भी कलर का हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी बस 21 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, उसको वोट डालने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। बाद में ये उम्र 18 वर्ष कर दी गई, 18 ईयर कर दी गई, और अब तक 18 ही चल रहा है। यानी 18 वर्ष का व्यक्ति जो बालिग कहलाया जाएगा, वयस्क कहलाया जाएगा, वो अपना वोट का प्रयोग कर सकता है, वोट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा इतना ही रहेगा। कल हम इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार के बारे में, जाति और समाज सुधार। तो ये तो थे महिलाओं के सुधार, महिलाओं को लेकर क्या क्या सुधार किए गए। हमारे राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी जो हमारे नेता थे उन्होंने उनकी मांगों को उठाया। ठीक है, 3 महिलाएं हुई, रुकैया, सखावत हुसैन, जिन्होंने कलकत्ता में इनके लिए स्कूलों की स्थापना की, ताराबाई शिंदे जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक निकाली, सामाजिक फर्कों की आलोचना की पुरुषों महिलाओं के बीच, और तीसरी विद्वान पंडिता रमाबाई जिन्होंने पूना में जो था पुस्तक इनके लिए विधवा गृह की स्थापना की। ये तो थी महिलाएं, और महिलाओं से पहले 2 थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मुमताज अली, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक और नाम आया है हमारा सॉरी मुमताज अली, है ना, मुमताज अली का नाम भी आया है। 4 पुरुषों का नाम आया है इनको लेकर और 3 महिलाओं का नाम आया है। हाँ, तो ये आपका आज का टॉपिक था, सेशन था। कल हम इसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि जातियों को लेकर क्या सुधार किए गए। जातिगत बंधन भी हमारे यहाँ बहुत व्याप्त थे और जातिगत आपस में भेदभाव भी काफी रहा, तो उसको लेकर क्या प्रयास किए गए वो हम अपने आगे आने वाले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे बेटा।